Hello everyone. Welcome to Physical Chemistry lecture series for BSc final year students. आज के लेक्चर में we'll be discussing postulates of quantum mechanics. लास्ट लेक्चर में जस्ट हमने इनिशिएट किया था ये टॉपिक, आज और फॉर्मल तरीके से हम करेंगे. The first postulate, postulate 1 of quantum mechanics states that the state of a physical system is defined by a wave function, mathematical function, state function कह लो, इसे आप wave function कह लो, and that you represent by psi. The wave function must be single valued, continuous, finite, doubly differentiable, normalized, and should satisfy boundary conditions. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि एक वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस हैं. तो फॉर a wave function to be acceptable wave function, it must be single valued, continuous, finite, doubly differentiable, normalized, and should satisfy boundary condition. तो जैसे भी ऑप्शन दे रखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं. अब पिछले लेक्चर में भी हमने ये आपको समझाया था कि कोई भी वेव को आप एक वेव इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कोई क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी करता है विद टाइम एंड स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है विद टाइम एंड स्पेस. तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप मैटर वेव की बात करते हैं तो वो कौन सी क्वांटिटी है जो विद स्पेस एंड टाइम वेरी कर रहा है. तो श्रोडिंगर ने प्रपोज किया कि लेट दैट क्वांटिटी बी ए मैथमेटिकल फंक्शन जिसे साइज से रिप्रेजेंट किया गया, वेव फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. तो इन शॉर्ट आर लिखने का मतलब है पोजीशन. पोजीशन मतलब कि अगर मान लो सिस्टम में आपका एन पार्टिकल है तो हर पार्टिकल को का अपना यूनिक एक्स वाई और जेड का वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो. कि अगर आप थ्री डायमेंशन में देखते हो, आप मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे उसकी अपनी एक यूनिक वैल्यू होगी एक्स की, वाई की और जेड की. कैसे निकालोगे? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप जेड एक्सिस पे, तो ये उसका जेड का वैल्यू हो जाएगा. इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स वाई प्लेन पे, जहां भी वो टच करेगा उससे आप एक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये एक्स की वैल्यू, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप वाई पे तो ये वाई की वैल्यू हो जाएगी. तो अगर एन पार्टिकल है तो जो साई होगा वो फंक्शन होगा, पहला पार्टिकल एक्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दूसरे पार्टिकल कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 एंड सो ऑन टिल n पार्टिकल xn yn एंड zn. ये तो स्पेस पे पोजीशन डिफाइन कर रहा है, और अगर आपका ये वेव फंक्शन टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है तो t भी. बट मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल सिस्टम में हम फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट लेते हैं, क्योंकि टाइम वेरी करने पे अगर हमारा फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है तो वो टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन हो जाएगा, वहां से पोजीशन पे डिपेंड करेगा. और इन केमिस्ट्री मोस्टली यू विल फाइंड दैट कि हम सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन की हम बातें करते हैं नॉर्मली. दूसरा, इस साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, व्हाट इज द physical significance of
सिग्निफिकेंस ऑफ साई? तो आंसर होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस मींस फिजिकली जिसको आप फील कर पाओ, देख पाओ, आप उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर पाओ। तो कहेंगे साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकली आप इसे फील नहीं कर पाएंगे। और एक साइंटिस्ट हुए मैक्स बॉर्न, मैक्स बॉर्न ने साई का इंटरप्रिटेशन किया, और वो इंटरप्रिटेशन था स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। कि अगर आपका साई मान लीजिए रियल है, अगर एक रियल फंक्शन है, तो जब आप साई को स्क्वायर करोगे तो वो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। द साई स्क्वायर विल बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? दैट इज प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे। तो अगर आपको उस फिजिकल सिस्टम की प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करनी है इन ए गिवन वॉल्यूम, तो आप इस साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। तो जब साई स्क्वायर को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट सिस्टम इन डीवी वॉल्यूम। ये तब जब साई रियल हो, बट साई कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मतलब उसमें कहीं आई होगा आपको, आई मतलब अंडर रूट -1। तो अगर साई कॉम्प्लेक्स है तो प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए आपको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल साई अगर मान लो a प्लस आई बी है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? जहां भी आई होगा उसका रिवर्स आप कर दोगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर ये साई है तो ये साई स्टार हो जाएगा, वाइस वर्सा। और जब साई इंटू साई स्टार को आप वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका प्रोबेबिलिटी देगा इन वॉल्यूम डी। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इन डीवी वॉल्यूम। तो ये उसका इंटरप्रिटेशन आया, और दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन कि भाई साई जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जिसको आप कहते हैं कि वो स्टोर हाउस है ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, द साई इज नथिंग बट अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। इसके बारे में अगर कंप्लीट जानकारी है तो सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी। कैसे सारा इंफॉर्मेशन इसे गैदर करेंगे वो हमारे आगे की पोस्टुलेट होगी। अब ये साई फिर ये सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फाइनाइट डबली डिफरेंशिएबल नॉर्मलाइज्ड, ये थोड़ा सा क्लियर करें कि सिंगल वैल्यूड का मतलब ये होगा कि अगर साई का वैल्यू एट ए गिवन पोजीशन ले रहे हो, तो अगर मान लो साई आपका ऐसे वैरी कर रहा है, तो एट ए गिवन पोजीशन साई के बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो कहेंगे ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? बिकॉज सिंगल वैल्यूड नहीं है, इट्स मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। अगर मान लो साई आपका विथ पोजीशन वेरी ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ गई, कंटिन्यूअस नहीं, बिकॉज देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी। फिर अगर मान लो कहता है साई का वेरिएशन विथ पोजीशन आपका ऐसे जा रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इस पोजीशन पे ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होगी। पर अगर मान लो साई का वेरिएशन विथ पोजीशन आपका ऐसे आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल हुआ कि हर पोजीशन पे एक ही वैल्यू आ रही है, कंटिन्यूअस है आपका, और फाइनाइट वैल्यू, हर पोजीशन पे एक फाइनाइट वैल्यू आपकी साइड, तो ये आपका एक्सेप्टेबल हुआ इस तरह के फंक्शन। और जब कंटिन्यूअस होगा तो आप इस साई को डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट। तो जब आप साई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा? वो आपको स्लोप देगा। और जब आप इसे डबल डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप का स्लोप विल बी नथिंग बट कर्वेचर। जैसे आप मान लो ये एक वेव है और ये दूसरा वेव, तो कहेंगे इस वेव का कर्वेचर इससे ज्यादा है, इस सेकेंड वेव का कर्वेचर फर्स्ट से ज्यादा है, और जिसका कर्वेचर ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, एंड यू कैन रिलेट विद सम अदर क्वांटिटीज।
तो आप देखोगे मैथ्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में हम साई वही लेते हैं जिसको आप डबली डिफरेंशिएट कर पाओ। फिर आप कह रहे हो कि इट शुड सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब कि अगर मान लो एक पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस है और इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ एल है, मींस पार्टिकल 0 से एल के बीच में कहीं है, पर 0 पे बाउंड्री है, एल पे बाउंड्री है, तो कहेंगे एट द 0 पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाउंड्री कंडीशन मतलब यहां पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मींस प्रोबेबिलिटी 0 होगी। मींस जब आपका एक्स का वैल्यू 0 होगा तो साई आपका 0। सिमिलरली जब x का वैल्यू आपका l होगा, इस बाउंड्री पे भी आपका पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वहां भी प्रोबेबिलिटी जीरो तब आएगी जब साई आपकी 0 होगी। तो ये हो गया आपका बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन कहेंगे यहां पे वो सेटिस्फाई हो रहा है। एक फिर हमारा नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो नॉर्मलाइज का मतलब वो साई आपका, नॉर्मलाइज कहने का मतलब है कि जब आप साई, अगर साई मान लो रियल है तो स्क्वायर करोगे तो प्रोबेबिलिटी, जब आप उसको वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वन डायमेंशन में है तो सिंपली dx लोगे, टू डायमेंशन में है तो dx इंटू dy लोगे, इन ऑल द स्पेस, ऑल स्पेस। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो कहेंगे कि वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल इन 1D आप कहोगे कि साई स्क्वायर इंटू dx, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो साई इंटू साई स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 टू एल, मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं 0 से एल के बीच में हो, शुड बी इक्वल टू 1। अगर हमारा मान लो टू डायमेंशन में, जिसमें एक की लेंथ आपकी ए है, दूसरा एक लेंथ आपका बी है, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं इसके बीच में, तो आप कहेंगे इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू ए एंड फ्रॉम 0 टू बी एंड देन साई स्क्वायर dx dy, अगर टू डायमेंशन में, एंड देन दिस शुड बी इक्वल टू 1। वही अगर मान लो एक बॉक्स में है, थ्री डायमेंशन बॉक्स में है, एक क्यूबॉइड बॉक्स है जिसकी एक साइड की लेंथ आपकी ए है, दूसरी साइड की लेंथ बी है, तीसरी साइड की लेंथ सी है, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं पार्टिकल इसके अंदर होगा, तो आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू ए, 0 टू बी, 0 टू सी, एंड देन साई स्क्वायर dx dy एंड dz। टोटल प्रोबेबिलिटी को जब आप सम करेंगे दिस शुड बी इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो कहेंगे वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो दैट्स द फर्स्ट पोस्टुलेट कि क्वांटम मैकेनिक्स में मैटर वेव को रिप्रेजेंट आप एक वेव फंक्शन से करते हैं। तो स्टेट, किस स्टेट में, मतलब कि उस स्टेट में उस कहां पे है, कितनी वेलोसिटी है, कितनी मोमेंटम है। स्टेट बताने का मतलब है कि आप पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसकी एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं करस्पॉन्डिंग। तो वो आप डिफाइन करते हो इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन, बट एग्जैक्टली बात नहीं करेंगे। व्हाट यू कैन डिटरमिन एज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कि भाई उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इन ए गिवन स्पेस, उसकी इन ए गिवन वॉल्यूम, उसकी मोमेंटम, वो वाली वैल्यू के मोमेंटम की वैल्यू कितनी है इन ए गिवन वॉल्यूम, लाइक दैट। द सेकंड पोस्टुलेट, द सेकंड पोस्टुलेट इन क्वांटम मैकेनिक्स, द सेकंड पोस्टुलेट कहते हैं कि फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑब्जर्व क्वांटिटी मतलब जैसे पोजीशन, मोमेंटम, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एनर्जी। सो फॉर एवरी ऑब्जर्व क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर एग्जिस्ट there exists a mathematical operator in quantum mechanics। अब यहां एक कंसेप्ट आ रहा है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये साइन लिखता हूं तो आप कहते हो दिस इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर डूइंग एन ऑपरेशन। व्हाट इज दैट ऑपरेशन? स्क्वायर रूट। This is a mathematical operator for doing an operation differentiation with respect to x-axis।
तो वैसे ही ऐसा ही मैथमेटिकल ऑपरेटर कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, पर वो किसके लिए? कुछ आपका जो फिजिकल क्वांटिटी आप जो ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी। तो अगर वो फिजिकल क्वांटिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका पोजीशन में है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में उसका ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक, अगर ये पोजीशन लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन बाय दैट पोजीशन इज द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर आपका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, दिस इज मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इज h अपॉन 2 पाई आई डी बाई डी एक्स। अगर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस है तो h अपॉन 2 पाई आई डी बाई डी वाई। अगर पोटेंशियल एनर्जी का corresponding क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है सिंपली द क्लासिकल मैकेनिक्स में जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, वो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा। तो मल्टीप्लीकेशन बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला मीन, जैसे हाइट है तो mgx, और mgx में m तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, x है तो x का के लिए पोजीशन में तो x ही आपका, या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका कूलम्बिक फोर्स से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा आपका k q1 q2 by r, तो वही क्वांटिटी आपकी हो जाएगी ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अलावा अगर और कोई आप ऑब्जर्वेबल लेते हो जैसे काइनेटिक एनर्जी, तो रूल ये है कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखो। काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस मान लो, जैसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं टी एक्स से, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लिखिए आप। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, और फिर आप कोशिश करो कि इस एक्सप्रेशन को इनके टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर पाओ, पोजीशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। so that you can do it by multiplying and dividing by m, or m into vx is nothing but momentum along x axis, so kinetic energy can written as px square upon 2m। तो अब जो क्लासिकल का एक्सप्रेशन आया, उस एक्सप्रेशन को क्रॉसपॉन्डिंग ऑपरेटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेट, अगर मैं कहीं कैप लिख दिया, इसका मतलब है वो ऑपरेटर हो गया क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आप इसमें px by 2m है, px का ऑपरेटर आपको पता है, तो px का ऑपरेटर सिंपली px कैप का स्क्वायर बाय 2m। अगर मैं ऑपरेटर कहूं तो ये px हो जाएगा हमारा, x का ऑपरेटर इज सिंपल दिस, px के ऑपरेटर इज दिस, py का ऑपरेटर इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी की ऑपरेटर है सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय v। तो जो px है उसको ऑपरेटर ले लिया आपने, उसको स्क्वायर किया बाय 2m किया, तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होगा। और px का ऑपरेटर क्या है? h अपॉन 2 पाई आई डी बाई डी एक्स, तो इसको स्क्वायर कर देंगे और 2m से डिवाइड कर देंगे, और आई स्क्वायर इज -1, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग एक्स एक्सिस का ऑपरेटर हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इज 8 पाई स्क्वायर एम। माइनस इसलिए है क्योंकि स्क्वायर रूट आई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर विल बी नथिंग बट -1 डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दिस विल बी टी एक्स स्क्वायर टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, थ्री डायमेंशन में लेते हैं आप, तो दिस विल बी, अगर इसका ऑपरेटर ले तीनों का सम, दिस विल बी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। और मैथ्स में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी थ्री डायमेंशन में लेके चलें आप, तो आपका उसका ऑपरेटर आएगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। और इसका शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, इस लिखते हैं मैथ्स में
del square, that is called Laplacian operator. So this becomes the kinetic energy operator in 3D. तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, वी टॉक्ड अबाउट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. Hamiltonian operator is an operator for total energy. So Hamiltonian operator will be nothing but sum total of kinetic energy operator and potential energy operator. So this H operator is called Hamiltonian operator. तो इसका रियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर, और V पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर सिंपली V, जो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन होगी हमारे. तो ये हो गया आपका Hamiltonian operator for a particle in 3 dimension. पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसी भी दो डिफरेंट केमिकल सिस्टम का सेम नहीं हो सकता. तो जो भी आप केमिकल सिस्टम दोगे, उस केमिकल सिस्टम का अपना यूनिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा. तो डिफरेंट हम केमिकल सिस्टम लेकर के कुछ एग्जांपल के फॉर्म में हम वो समझेंगे. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और ऑपरेटर बहुत एग्जाम में आता है कि एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होगा आपका, और खास करके जैसे एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस का ऑपरेटर क्या होगा. अब हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. तो अगर आप इसे कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो तो L कैन रिटन एज Lx, x कंपोनेंट, फिर उसकी यूनिट वेक्टर, y कंपोनेंट उसकी यूनिट वेक्टर, एंड z कंपोनेंट उसकी यूनिट वेक्टर. और वो वैल्यू आप r इंटू पी, तो आप ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा. एंड हाउ यू डू दैट? सो दिस इज i j k, एंड देन r का मान लो ये x y एंड z है, और p का px py एंड pz. इसे आप एक्सटेंड करो तो दिस विल बी i y इंटू pz, एक्सपेंड करें z इंटू py, then minus j x into pz minus z into px plus k, that is x into py minus y into px. Is that correct? So if you compare the left hand side to the right hand side, it means that Lx is nothing but ypz minus zpy. Similarly, Ly will be nothing but zpx minus xpz, and Lz will be nothing but xpy minus ypx. So for example, अगर मान लो मुझे एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस का ऑपरेटर निकालना है, तो इसका ऑपरेटर विल बी नथिंग बट y का ऑपरेटर, pz का ऑपरेटर माइनस z का ऑपरेटर, py का ऑपरेटर. ये तो पोजीशन हो गया. पोजीशन का ऑपरेटर इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय पोजीशन y, और pz का क्या होगा? h अपॉन 2 पाई i d बाई dz माइनस, फिर ये पोजीशन हो गया सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय पोजीशन, और py का h अपॉन 2 पाई i d बाई dy. In short, you can write this as h upon 2 pi I. मैं अगर कॉमन ले लूं तो this will be y d by dz minus z d by dy. Clear? Similarly, you can get it for Ly and Lz. So this is the way to obtain a quantum mechanical operator. कुछ फंडामेंटल हमारे पास ऑपरेटर्स हैं. जो भी क्वांटिटी का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर निकालना है, तो आप उस क्वांटिटी को पोजीशन, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस एंड पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखिए, और फिर आप उसमें जो भी क्वांटिटी है उनको इन कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर वाला जो है हमारा, उससे आप रिप्लेस कर दो. सो दैट्स द सेकंड पोस्टुलेट. नाउ द थर्ड पोस्टुलेट इज, वो कहता है कि फॉर एनी मेजरमेंट of the observable associated with the operator a cap,
The only value that will be ever be observed is the eigenvalue small a, which can be obtained from the eigenvalue equation a cap psi equal to small a psi. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि आप जैसे मान लो कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आप डिटरमिन करना चाहते हो, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कोई वैल्यू आएगी। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे एक वैल्यू आएगी। मान लो वो वैल्यू कभी आपकी आ रही है P1, कभी वैल्यू आ रही है आपकी P2, कभी वैल्यू आ रही है आपकी P3। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, तो उसके लिए आपका एक ऑपरेटर है। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऑपरेटर क्या है? h/2πi d/dx। ये है मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर उस सिस्टम का वेव फंक्शन आपको पता है, तो उस सिस्टम का वेव फंक्शन मान लो साई है, तो जब आप इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराओगे, तो जो वैल्यू आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने पे आते हैं, वही वाली वैल्यू यहां पे मिलेगा। कभी वो P2 मिलेगा, कभी आपको P1 मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन की किस स्टेट में। मतलब दिस कुड बी ए साई आई, कभी कोई और स्टेट होगा, कभी कोई और स्टेट होगा। जब भी स्टेट में होगा उसके corresponding मोमेंटम आए। तो आप बिना एक्सपेरिमेंट किए, जस्ट बाय सॉल्विंग दिस आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होता है मैथ्स में? कि जब एक ऑपरेटर को एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराते हैं, जो रिजल्ट है उसमें फिर से वो फंक्शन आया, और उस वो फंक्शन अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीपल है, तो कहेंगे ये कंप्लीट इक्वेशन इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो ये मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस का ऑपरेटर है। सिस्टम का अगर फंक्शन आपको पता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में है, तो जब आप इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर से वो फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। वो जो कांस्टेंट है वो आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू मतलब वो वाली वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे P2 आ रहा है हमारा, या कभी ये चेंज करोगे तो हो सकता है ये P1 हो जाए, ये चेंज करोगे तो हो सकता है ये P3 आ जाए। मतलब स्टेट बदलोगे, स्टेट बदलना मतलब साई बदलेगा, तो उसकी करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू। तो ये आपका ऑपरेटर हुआ, ये उस ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग वैल्यू हुई। दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड आइगन वैल्यू। और जो फंक्शन है उसको आप आइगन, जो वेव फंक्शन उसको आप आइगन फंक्शन भी कह सकते हैं। और ये कंप्लीट इक्वेशन को आप कहेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्लियर? और अगर आपका वेव फंक्शन, अगर आपका वेव फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं है, आइगन फंक्शन है तब तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होगा। अगर आपका वेव फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं है, तो पोस्टुलेट फोल्ड में हम कहते हैं कि आप जो वैल्यू निकालोगे वो एवरेज वैल्यू निकालो। तो पोस्टुलेट 4 कहते हैं कि if when psi is not an eigenfunction, is not an eigenfunction, then we calculate average value. Then the average value, और उसे कुछ लोग कहेंगे expectation value is obtained from mean value theorem. mean value theorem मीन वैल्यू थ्योरम कैसे निकालेंगे? कि जो भाई अगर मान लो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एवरेज वैल्यू कह लो, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, विल बी साई स्टार, अगर साई आपका कॉम्प्लेक्स है, साई स्टार ऑपरेटर जिसका आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो, साई देन द वॉल्यूम एलिमेंट, एंड देन डिनोमिनेटर में साई स्टार इनटू साई डी टाउ। ये अपने आप देखोगे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो आइगन फंक्शन होगा तो, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर में अगर साई नॉर्मलाइज्ड है तो ये 1 हो गया। ए कैप साई विल बी नथिंग बट ए साई, स्मॉल ए साई, अगर हमारा आइगन फंक्शन है तो। और अगर यहाँ ए साई लिख दोगे, साई स्टार इनटू साई, फिर अगर वो प्रोबेबिलिटी आपकी टोटल 1 हो जाएगा और स्मॉल ए बाहर निकल जाएगा, गेट दिस वैल्यू।
So this equation will reduce. This is for mean value theorem. This is a way to obtain an average value. अगर आप साई आपका आइगन फंक्शन नहीं है तो आप एवरेज वैल्यू की बात करेंगे. तो ये हुआ हमारा कंप्लीट पॉस्टुलेट्स. कुछ लोग इसी पॉस्टुलेट को 5 पॉस्टुलेट में डिवाइड करेंगे, कंटेंट वही मिलेगा आपको. कहीं में 6 पॉस्टुलेट में डिवाइड होगा, आपका कंटेंट वही होगा. सो नाउ यूजिंग दिस पॉस्टुलेट we can solve any given problem जो हमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे. So we'll continue with this in our next lecture.